जुलाई 2005। दिल्ली के एक साधारण से होटल का एक बंद कमरा। इस कमरे के अंदर 3 लोग बैठे हैं। एक तरफ हैं भारत की खुफिया एजेंसी के एक बेहद तेज दिमाग वाले पूर्व अधिकारी और दूसरी तरफ बैठे हैं अंडरवर्ल्ड के 2 खूंखार गैंगस्टर। ये तीनों एक ऐसे गुप्त मिशन पर चर्चा कर रहे हैं जो भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल सकता था। बाहर सब कुछ शांत है, लेकिन कमरे के अंदर एक बहुत बड़ा तूफान आकार ले रहा है। अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक होती है। कुछ हथियारबंद लोग दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आते हैं। ये कोई दुश्मन देश की सेना नहीं थी, ये थी मुंबई पुलिस। उस दिन उस बंद कमरे में जो हुआ, उसने भारत के सबसे बड़े और खूंखार दुश्मन को मौत के जबड़े से खींचकर बाहर निकाल लिया। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये कहानी है दाऊद इब्राहिम के उस शिकार की जो होते होते रह गया। कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। साल 1993। मुंबई की सड़कों पर एक के बाद एक कई दिल दहला देने वाले धमाके हुए। 257 बेगुनाह लोगों की जान चली गई और 750 से ज्यादा लोग जिंदगी भर के लिए जख्मी हो गए। इन धमाकों के पीछे जिस इंसान का शातिर दिमाग था, वो भारत से बहुत दूर पाकिस्तान के कराची शहर में आईएसआई की सुरक्षित पनाह में एक राजा की तरह जिंदगी जी रहा था, दाऊद इब्राहिम। सालों तक भारत सरकार पाकिस्तान को सबूत और डोजियर पर डोजियर सौंपती रही, लेकिन पाकिस्तान हमेशा की तरह पूरी बेशर्मी से इनकार करता रहा। भारतीय खुफिया एजेंसियों के दफ्तरों में एक गहरी निराशा और हताशा छाने लगी थी। उन्हें लगने लगा था कि कूटनीति और कागजी कार्रवाई से दाऊद को वापस लाना अब नामुमकिन है। लेकिन इसी सिस्टम और गुस्से के बीच एक ऐसा आदमी भी मौजूद था जो मानता था कि लोहे को सिर्फ लोहे से ही काटा जा सकता है। उनका नाम था अजीत डोभाल, भारत के जेम्स बॉन्ड। अजीत डोभाल उस समय इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के डायरेक्टर पद से रिटायर हो चुके थे। लेकिन कहते हैं ना कि एक असली जासूस कभी रिटायर नहीं होता। उनका पूरा करियर ही लकीर से हटकर सोचने का रहा था। साल 1988 के ऑपरेशन ब्लैक थंडर में एक आम रिक्शा वाला बनकर खुद स्वर्ण मंदिर के पास खुफिया जानकारी जुटाना हो, या फिर मिजोरम में खतरनाक विद्रोही नेता लाल डेंगा के कमांडरों को अपनी बातों से तोड़कर भारत के पक्ष में करना हो, डोभाल ने हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स जाकर काम किया था। अपनी सीक्रेट सर्विस के दौरान वो पाकिस्तान में भी काफी लंबा वक्त गुजार चुके थे। डोभाल को अच्छी तरह पता था कि दाऊद इब्राहिम आईएसआई के अभेद्य किले में पूरी तरह सुरक्षित है। वहां घुसना आसान नहीं था और विदेशी जमीन पर जाकर कोई मिलिट्री ऑपरेशन करना सरकार को बहुत भारी पड़ सकता था। इसलिए उन्हें होम मिनिस्ट्री से कभी अप्रूवल नहीं मिला। लेकिन हर अपराधी, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कभी न कभी एक गलती जरूर करता है। दाऊद की सबसे बड़ी कमजोरी थी उसका परिवार। 2005 की गर्मियों में भारतीय खुफिया एजेंसियों के हाथ एक बहुत बड़ी और पुख्ता जानकारी लगी। ये वो सुनहरा मौका था जिसका इंतजार 93 के धमाकों के बाद से किया जा रहा था। खबर पक्की थी कि दाऊद इब्राहिम की बेटी महारुख की शादी पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेट कप्तान जावेद मियादाद के बेटे जुनैद से तय हो गई है। निकाह मक्का में होना था, लेकिन असली खेल दुबई में होने वाला था। 23 जुलाई 2005 को दुबई के आलीशान ग्रैंड हयात होटल में एक बहुत बड़ा रिसेप्शन रखा गया था। खुफिया इनपुट बिल्कुल साफ कह रहे थे कि दाऊद अपनी बेटी से बेहद प्यार करता है। अंडरवर्ल्ड में अपनी साख और अपना खौफ बनाए रखने के लिए उसे इस शादी में हर हाल में शामिल होना ही था। दुनिया की नज़रों में वो एक भगोड़ा था, लेकिन उसे अपने बिल से बाहर आना ही था। उस समय के आईबी चीफ नरसिम्हन ने डोभाल को फ़ोन किया। उन्होंने बताया कि आईबी दाऊद को मारने का एक खुफिया ऑपरेशन करना चाहती है और इस काम के लिए डोभाल से बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन शर्त यह थी कि यह पूरा ऑपरेशन ऑफ द बुक रखना पड़ेगा, यानी इसका कोई सरकारी रिकॉर्ड नहीं होगा। डोभाल तुरंत सब समझ गए। समस्या ये थी कि दुबई में भारत सीधे तौर पर कोई मिलिट्री या कमांडो ऑपरेशन नहीं कर सकता था। अगर भारतीय कमांडो वहां पकड़े जाते तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात होती। यहीं पर अजीत डोभाल की वो रणनीतिक और कूटनीतिक सोच काम आई जिसने इस पूरे ऑपरेशन की नींव रखी। उन्होंने फैसला किया कि दाऊद को मारने के लिए किसी फौजी की नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो दाऊद की तरह ही सोचता हो, जो उसी की काली दुनिया का हो और जिसके दिल में दाऊद के लिए उतनी ही नफरत हो जितनी हर भारतीय के दिल में है। डोभाल ने एक आदमी को फोन लगाया। उस आदमी ने नेपाल फोन किया, वहां से कोलकाता, और फिर कोलकाता से 2 लोग दिल्ली आकर डोभाल से मिले। ये कोई जासूस नहीं थे, ये भारत से भागे हुए 2 गैंगस्टर थे। डोभाल ने जिस शख्स को इस काम के लिए चुना था वो था छोटा राजन। एक वक्त था जब छोटा राजन और दाऊद जिगरी यार हुआ करते थे और मुंबई पर दोनों का राज चलता था। लेकिन 93 के बम धमाकों ने इस दोस्ती में एक गहरी दरार डाल दी। राजन ने कह दिया कि वो देशद्रोही काम में साथ नहीं देगा। वो दाऊद से अलग हो गया और खुद को देशभक्त डॉन कहने लगा।
दाऊद ने इसे गद्दारी माना और राजन का खून का प्यासा हो गया। साल 2000 में बैंकॉक के एक अस्पताल में दाऊद के शूटरों ने पिज्जा डिलीवरी बॉय बनकर राजन पर अंधाधुंध गोलियां चलाई थीं। राजन किसी तरह खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। उस दिन के बाद से राजन सिर्फ एक ही मकसद के लिए जी रहा था, दाऊद की मौत। डोभाल जानते थे कि दुश्मन का दोस्त दोस्त होता है। प्लान तैयार किया गया। ये एक ऐसा कोवर्ट ऑपरेशन था जिसकी भनक सरकार के भी बहुत कम लोगों को थी। तय ये हुआ कि इस काम के लिए छोटा राजन के सबसे बेहतरीन शार्प शूटरों का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर वो दुबई में पकड़े भी गए तो भारत सरकार इसे दो गैंगस्टरों के बीच की आपसी गैंग वॉर बताकर बड़ी आसानी से अपना पल्ला झाड़ सकती थी। छोटा राजन तैयार हो गया। उसने अपने दो सबसे भरोसेमंद आदमियों को चुना, विक्की मल्होत्रा जो राजन का राइट हैंड था और फरीद तनाशा। इन दोनों को एक गुप्त स्थान पर ले जाया गया। अगले 3 हफ्ते तक इनकी बेहद कड़ी ट्रेनिंग हुई। उन्हें बताया गया कि ग्रैंड हयात होटल के बिल्कुल सामने वाली बिल्डिंग से उन्हें दाऊद पर एक क्लियर शॉट मिलेगा। प्लान था कि दाऊद को होटल में घुसने से पहले ही मौत के घाट उतार दिया जाए। उन्हें होटल का पूरा नक्शा रटाया गया, भागने के सुरक्षित रास्ते बताए गए, स्नाइपर चलाने की खास ट्रेनिंग दी गई, बेहतरीन हथियार और दुबई के फर्जी पासपोर्ट मुहैया कराए गए। सब कुछ बिल्कुल एक हॉलीवुड मूवी की स्क्रिप्ट जैसा चल रहा था। तैयारी पूरी थी और तारीख नजदीक आ रही थी। यह ऑपरेशन का बिल्कुल आखिरी चरण था। विक्की मल्होत्रा और फरीद तनाशा दिल्ली के उसी होटल में रुके हुए थे जहां से उन्हें अपनी फाइनल फ्लाइट पकड़नी थी। खुद अजीत डोभाल भी उनके साथ उसी होटल में मौजूद थे और उन्हें आखिरी बार मिशन के लिए ब्रीफ कर रहे थे। भारतीय खुफिया एजेंसी इतिहास का सबसे बड़ा दांव खेलने जा रही थी। सब कुछ सही जा रहा था, लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ठीक उसी वक्त जब जीत सिर्फ एक हाथ की दूरी पर थी, कहानी में एक ऐसा खौफनाक मोड़ आया जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। 18 जुलाई 2005 दिल्ली के उस होटल के बाहर मुंबई पुलिस की गाड़ियां अचानक आकर रुकती हैं। ये मुंबई क्राइम ब्रांच की एक टीम थी जिसका नेतृत्व डीसीपी धनंजय कमलाकर कर रहे थे। दरअसल मुंबई पुलिस एक बिल्डर से जबरन वसूली के मामले की जांच कर रही थी। विक्की मल्होत्रा मुंबई के कई बड़े बिल्डरों से पैसे वसूल रहा था और पुलिस उसे कई महीनों से ढूंढ रही थी। पुलिस ने उसका एक फोन कॉल इंटरसेप्ट किया था जिसमें वो किसी बड़े आदमी को मारने की बात कर रहा था। पुलिस को लगा कि वो किसी नेता या बिल्डर की बात कर रहा है। लोकेशन ट्रेस करते करते वो दिल्ली के इस होटल तक पहुंच गए। हथियारबंद पुलिसकर्मी रिसेप्शन से सीधे उस कमरे की तरफ बढ़े। जैसे ही उन्होंने दरवाजा तोड़ा, अंदर का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई होगी। एक तरफ देश की खुफिया एजेंसी का पूर्व प्रमुख और दूसरी तरफ देश का वांटेड क्रिमिनल। डोभाल तुरंत समझ गए कि बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। कमरे में एक तीखी बहस शुरू हो गई। डोभाल उस वक्त इतने मशहूर नहीं थे, इसलिए पुलिस उन्हें पहचान नहीं पाई। डोभाल ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की। उन्होंने बताया कि ये मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है और ये लोग एक बहुत बड़े मिशन पर हैं। इन्हें रोकना देश के हित में नहीं होगा। उन्होंने अपनी रैंक और रुतबे का वास्ता भी दिया, लेकिन पुलिस अधिकारी अपनी ड्यूटी पर अड़े रहे। उनके लिए विक्की मल्होत्रा सिर्फ एक क्रिमिनल था जिस पर हत्या और वसूली के दर्जनों केस थे। उनके पास अरेस्ट वारंट था। डोभाल ने मुंबई की कमिश्नर मीरा बोरवणकर को फोन लगाया, उन्हें अपना इंट्रोडक्शन दिया और रिक्वेस्ट की कि इन लोगों को अभी छोड़ दें। मीरा बोरवणकर ने क्रॉस चेक करने के लिए मुंबई में आईबी के एक बड़े अफसर को कॉल किया, लेकिन ऑपरेशन इतना सीक्रेट था कि उस अफसर ने इसके बारे में कुछ भी पता होने से साफ इनकार कर दिया। मीरा बोरवणकर ने वापस डोभाल को फोन किया और कह दिया कि वो विक्की और फरीद को नहीं छोड़ सकती। दोनों के बीच बहुत कहासुनी हुई, लेकिन मुंबई पुलिस ने डोभाल की एक न मानी। उन्होंने विक्की मल्होत्रा और फरीद तनाशा को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से जो भी नक्शे और हथियार मिले सब जब्त कर लिए गए। उन्हें हथकड़ी लगाकर जीप में बिठाया गया और दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ ले जाया गया। जैसे ही वो जीप होटल से निकली, ऑपरेशन दाऊद वहीं हमेशा के लिए दम तोड़ गया। वो योजना जिस पर महीनों से दिन रात काम हो रहा था, वो मौका जो 12 साल बाद मिला था, सब कुछ एक झटके में मिट्टी में मिल गया। इस घटना के बाद 2 थ्योरी सामने आई। कमिश्नर मीरा बोरवणकर का कहना था कि उन्हें सच में इस ऑपरेशन की कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन पूर्व गृह सचिव आर.के. सिंह ने एक इंटरव्यू में बम फोड़ते हुए कहा कि मुंबई पुलिस के कुछ अधिकारी दाऊद इब्राहिम के पेरोल पर थे। ये एक बहुत भयानक आरोप था। क्या भारत की खाकी वर्दी में छिपे गद्दारों ने भारत के सबसे बड़े दुश्मन को बचा लिया था? जब अजीत डोभाल से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया और कहा कि वो तो उस दिन अपने घर पर फुटबॉल मैच देख रहे थे। सच्चाई चाहे जो भी हो, गलती हो या गद्दारी, परिणाम एक ही था। 23 जुलाई की शाम दुबई के ग्रैंड हयात में रिसेप्शन हुआ। दाऊद वहां आया। वो जिंदा था और बिल्कुल सुरक्षित था। भारत का ऑपरेशन फेल हो चुका था।
फरीद तनाशा बाद में जमानत पर बाहर आया, लेकिन 2010 में छोटा राजन के ही एक विरोधी गुट ने उसके घर में घुसकर उसकी हत्या कर दी। विक्की मल्होत्रा आज भी अंडरवर्ल्ड की दुनिया में कहीं गायब है। छोटा राजन को बाद में 2015 में इंडोनेशिया के बाली से भारत लाया गया, जब डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बन चुके थे। कई लोग इसे गिरफ्तारी कम और राजन को दाऊद से बचाने का रेस्क्यू ऑपरेशन ज्यादा मानते हैं। साल 2013 में भी रॉ ने दाऊद को मारने के लिए सुपर बॉयज नाम का एक ऑपरेशन चलाया था, जो 9 गनमैन के साथ पाकिस्तान में अंजाम दिया जाना था। लेकिन दरगाह के पास मारने के उस प्लान को भी ऐन मौके पर दिल्ली से आए एक फोन कॉल ने रुकवा दिया। आज भी दाऊद इब्राहिम कराची के किसी इलाके में कहीं सुरक्षित बैठा होगा। शायद अब वो बूढ़ा हो चुका है, लेकिन वो अभी भी भारत के न्याय से बहुत दूर है। बस एक सवाल आज भी हवा में गूंजता है, अगर उस दिन दिल्ली के उस होटल का दरवाजा नहीं टूटता, तो क्या आज इतिहास का पन्ना कुछ और होता।